पानी पानी हर कोई मांगे, गंगा जल कुछ और है। मेहमान तो सारे आते हैं, आपका आना कुछ और है। मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय प्रोफेसर ब्रह्मेश्वर मिश्रा सर जी का कि वे कृपया मंच पर आएं और हमें आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय सर, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, IIT BHU। माँ सरस्वती विद्या की वाग देवी, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनके आशीर्वाद के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ ज़्यादातर लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। मेरा काम है ज्ञान को अर्जन करना और ज्ञान को देना। उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। मेरा ये शुरू से ये मेरी प्रथा रही है कि मैं सबसे पहले उनके चरणों में किसी भी लेक्चर को देने के पहले प्रणाम करता हूँ। तो उनको प्रणाम, उनके चरणों में मेरा निवेदन। उसके बाद जहाँ मैं विद्या अध्ययन किया, जहाँ मैं शिक्षा का ज्ञान बच्चों को दे रहा हूँ, उस विश्वविद्यालय जिसका नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसके संस्थापक, उसके जो उसका सृजन किया उन्होंने संस्थापक भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में मैं प्रणाम अर्पित करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि 1916 जब देश गुलामी में था, लोगों के एक एक रुपए से लेकर के उन्होंने इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया। और वहाँ जो आज एशिया में तो माना ही जाता है, और एक ही भारतवर्ष में, या कह सकते हैं कि बहुत सारे देशों को मिला करके भी एक बहुत बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है जहाँ बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, उसका सृजन उन्होंने किया 1916 में, लगभग 107 साल पहले। उनके चरणों में मेरा वंदन। मैं जो कुछ भी हूँ आज यहाँ उनके आशीर्वाद से हूँ, इसलिए मेरा प्रणाम उनको जाता है। तीसरा प्रणाम मेरा जाता है फादर ऑफ फार्मेसी प्रोफेसर एमएल सराफ जी को, जिनको मालवीय जी ने 1932 में अनुरोध करके लाए। और उन्होंने, सोचिए, महामना मालवीय की सोच को जरा सोचिए कि उन्हें उस समय 1932 में ये आभास हुआ कि नहीं, किसी फार्मेसी विधा की भी जरूरत शायद है, इस देश के लोगों को पड़ेगी। और उन्होंने उनको आमंत्रित किया, रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, लाए। और 1932 से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं, पूरे भारतवर्ष में, बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में प्रथम बार फार्मेसी एजुकेशन का उन्होंने वहां से प्रारंभ किया। जो पहला कोर्स वहां से चला था वो BSc इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1932। 1937 में बी फार्म 3 साल का कोर्स प्रारंभ हुआ था, और उसके बाद फिर वो 4 साल के कोर्स में परिवर्तन हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे अगर हूँ तो बिना सराफ जी के आशीर्वाद से नहीं हूँ। उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। चौथा प्रणाम हमेशा मैं आप सभी लोगों को करता हूँ जो हमारे सामने बैठे होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे हैं और मैं आपको कुछ सुना सकता हूँ, कुछ कह सकता हूँ, और आप सुन रहे हैं उसको। तो मैं निश्चित रूप से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, गुड मॉर्निंग करता हूँ या गुड आफ्टरनून करता हूँ, जो भी समय हो गया हो। और आपको एट द सेम टाइम आई वेलकम यू ऑल टू दिस नेशनल फार्मेसी समिट। यू आर इन ए pharmacy profession which actually saves the life of the nation. This is my slogan which I used to talk in my first year B Pharm classes or BTech classes. You welcome to the profession, pharmacy profession which actually saves the life of nation. Saves the life of nation में राष्ट्र को सेव करते हैं, तो हमारे राष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं, अगर उनकी हम रक्षा कर सकते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, निश्चित रूप से हम भारतवर्ष की भी रक्षा कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर
बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, रेस्पेक्टेड प्रोफेसर आर के खार सर, डॉक्टर सिकंदर कुमार जी, डॉक्टर अंसारी सर, हमारे अग्रज प्रोफेसर ओपी तिवारी सर, डॉक्टर कुमुद उपाध्याय सर, मुखर्जी सर, डॉक्टर इसाक सर, पाठक जी, बहुत सारे लोग हैं, हमारे गर्ग साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, आप सभी लोग से परिचित है। आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं और स्पेशली मैं धन्यवाद देता हूं फार्मालोक मंच को, स्पेशली अमित कुमार झा जी को और जो उनके डायरेक्टर हैं जिग्नेश फ्यूरिया जी को, जो एक निराली प्रकाशन बिजनेस के प्रोफेशन के डायरेक्टर होते हुए भी वो लोग इस फार्मेसी के एकेडमिक कार्यक्रम में और इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज करने में इतना सहभागिता कर रहे हैं, इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये बहुत कम देखने को मिलता है। आप सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको इनवाइट किया और मुझे यहाँ एक अवसर दिया अपनी बातें कुछ कहने के लिए। मुझे एक टॉक देने के लिए कहा गया था यहाँ पे, तो मैंने फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च से रिलेटेड वो जो मैंने विषय चुना था, उसका जो विषय था, टॉपिक था या टॉपिक है, वो है फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इन भारत एंड वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी हैव सपोज टू बी। हिंदी में अगर उसको कहें तो भारतवर्ष में आज के दिन में जो फार्मास्यूटिकल की शिक्षा और शोध में अगर हम अपना आत्मावलोकन करें तो देखें कि आज हम कहाँ पे हैं और मुझे कहाँ होना चाहिए था। इसके बारे में थोड़ा सा हम एक ग्लिम्स आपको देंगे, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेते हुए, एंड आई विल आल्सो टेल यू दैट वेयर आर एक्चुअली वी आर एंड व्हाट एक्चुअली हैव डन and what we are actually lacking and missing, which is really to be taken care of in order to prosper further for this particular pharmaceutical profession. तो जैसा कि मैंने कहा कि the pharmacy education started with BHU. The name was Department of Pharmaceutics, which was the department has now been the only department under the Indian Institute of Technology umbrella, IIT BHU, since 2012, 29th June, converted from IIT BHU into IIT BHU by the Act of Parliament. And we being the department within IIT BHU, we have also become the part of IIT BHU. And now the department, since 2014, we have changed also the name of Department of Pharmaceutical Engineering and Technology. 37 में मैंने कहा कि बी फार्म शुरू हुआ, वहाँ से 41 में एम फार्म शुरू हुआ, 1941, 1945 में पीएचडी शुरू हुआ उसी डिपार्टमेंट से। उसके बाद हम लोगों ने शायद पहली बार, इफ आई एम करेक्ट, 2006 में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री 5 ईयर का एम फार्म कोर्स शुरू किया, जो बी फार्म एम फार्म दोनों डिग्री देता है। उसके बाद after IIT, part of the IIT, we converted our degree from B Pharm to BTech in Pharmaceutical Education and Pharmaceutical Engineering and Technology since 2014, and we have also started giving degree MTech in Pharmaceutical Engineering and Technology in different specializations with the part of IDD. And let me tell you very frankly, without any hesitation, that since we have converted our degree from B Pharm to BTech, we have a very good response as far as the job seekers are concerned to our pharmacy graduates. And they are getting a very high salary. They are highly satisfied. We are having around 105 students at the moment at our college, at our department, and almost 90% of them are getting very good job with very handsome salary. So just name change has made a big conversion. Now where we are actually lacking, I will be just telling you in my due course of लेक्चर। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी करूंगा कि फार्मेसी एजुकेशन 1980 में क्या स्थिति थी, 2007 के लगभग क्या थी स्थिति, और फिर आज 2023 में क्या है। 1980 में टोटल approximately 11 universities were there who were offering the B Pharm degree and also D Pharm, and there were 55 colleges. In 1980 I am talking about. Only 11 universities and 55 colleges.
offered B.Pharm and M.Pharm degree and diploma degree. In 2007, the number increased to 854. I passed B.Pharm in 1981 and did M.Pharm in 1983. I remember that when I graduated B.Pharm from BHU, it was only one department or one pharmacy college in Uttar Pradesh. And later, I think around 80s, the first private college came in UP is KN Maipur, if I am correct. KN Modi Institute of Pharmaceutical Education and Research at Modi Nagar. But today, in Uttar Pradesh, we are having 1,009 colleges offering B.Pharm and D.Pharm. This number may be even more. In Delhi NCR itself, we are having 241 colleges. Delhi and including NCR, which are offering the B.Pharm and the M.Pharm degrees, B.Pharm and diploma degrees. So 2007, there was 854 colleges with more than 1,000 admissions in B.Pharm. And 2023, Professor Khar has very rightly said, there's more than 4,000 colleges, which is roughly around 4,050 as per the PCI website, I hope so, in India, out of which 287 are the government colleges and rest are the private institutions. The total number of graduates which we are producing today is tremendous, 4 lakhs per year, which might include diploma. I am not very sure about this because this data I have collected from some publications. 4 lakh is you just think about. We are producing today 4 lakh or even more number of pharmacy graduates. Where they are going? Do we really able to give them a respectable position in the profession of pharmacy wherever they are working? This is the situation of today we have to think about. I will talk little more detail about this. We have achieved a lot since 9 decades. More than 9 decades, pharmacy education is already started. Our achievement have been tremendous. Let me tell you very frankly. ऐसा नहीं कि हमने कुछ पाया नहीं है, बहुत कुछ पाया है. इतना पाया है कि भारत का सिर जो है काफी गर्व से दुनिया के सामने है और हमारे प्रधानमंत्री जी इसको विभिन्न मंचों पर इसको कहते भी रहते हैं और लोग भी कहते रहते हैं, सुन के अच्छा लगता है. लेकिन आपको मैं आईना भी दिखाऊंगा जिसमें हम खुद अपने आप को देखेंगे कि हम क्या हैं आज. ठीक है, अचीवमेंट्स तो ही है, इसमें कोई दो राय नहीं. अचीवमेंट्स क्या हुई मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे ग्लिम्स भी आपको हम देंगे जहां पे हम पाएंगे कि कहां हम जा रहे हैं, क्या हमने किधर हम मिस कर रहे हैं, क्या लैकिंग है, क्या इधर इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है. तो वो सारे पॉइंट्स को भी हम लोग विल जस्ट कवर इट. सो इफ वी टॉक अबाउट आवर अचीवमेंट, बहुत गर्व से हम कहते हैं और कह रहे हैं, आप भी जानते हैं, वी आर एक्सपोर्टिंग pharmaceuticals to more than 2,000 countries. more than 200 countries. More than 200 countries. हमारा जो pharmaceuticals का export है, उसका value काफी high है. It is well accepted by many countries, including even the USA is the top one who is receiving our medicines, our pharmaceuticals from our country. Let me give you some data which I have collected from some sources. And if I can read like this, India exported pharmaceuticals, bulk drugs, drug intermediates, drug formulation and biologicals worth rupees 1,74,954 crores in the year 2021-22. So that is, this is 23-24. I'm talking about just 2 years before. And this is stated in the annual report of Ministry of Fertilizer and Chemical Industries, Secretaries. It is on my, it is just a justified and well-documented report. If I talk about the total exports of pharmaceuticals
including what I have just read as the actives and the pharmaceuticals and bulk formulations and others, the worldwide total export in 21-22 is 2,923 million US dollar worldwide, out of which USA is the top one, America, who is receiving our products in a maximum way, maximum amount you can say, and that is 632 million US dollar they are importing our medicines, our pharmaceuticals. These are all achievements. We should be proud of this, that a country like America, who is a boss in every respect, there's no doubt about this, but as far as the pharmaceuticals are concerned, they are still being dependent to some extent on us. Followed by China even is importing pharmaceuticals to the tune of 147 million US dollar from India. Germany is 127 million US dollar, France 89 US million dollar, and Singapore 82 million US dollar, and United Arab Emirates, Dubai 79 million US dollar. Combined together, if you see the worldwide distribution of pharmaceuticals, as I said earlier, that it comes roughly around 3,000 million US dollar drugs and pharmaceuticals are being exported from India to worldwide countries. So this is no doubt, is a proud moment for us. This is our achievement. Who is doing this? Our own people who have studied in pharmaceutical profession, who are working in pharmaceutical industries. What we are missing in this? The feedback given by our students, true facts, in a language or in a words that, sir, इसको कहीं बोलना नहीं है. लेकिन मैं नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, आप भी जानते होंगे शायद. ये जो स्पोर्ट हम कर रहे हैं, ये हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज कर रही हैं, लेट अस से एंटी कैंसर ड्रग. वहां जाकर के किसी देश का हम नाम नहीं ले रहे हैं, न हम किसी को दोष दे रहे हैं. वहां जाकर के किसी कारण से, किसी कमी की वजह से जब ये वापस भेज दी जाती है, वही सेम वायल्स हमारे इंडियन पेशेंट के लिए सप्लाई कर दी जाती है. जो वहां से वापस आया वो हमारे ही देश के मरीजों के लिए उसको सप्लाई कर दी जाती है. और ये मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं, जो बताता है कि हम अपने मॉरल एंड इथिकल वैल्यूज पे कहां खत्म हो रहे हैं. हमारी पढ़ाई तो एक जगह है, लेकिन जो हमारा वो मॉरल वैल्यूज है, इथिकल वैल्यूज है इस फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन में, इस प्रोफेशन में जिसमें हम सोचते हैं कि हम किसी एक के लिए सोच रहे हैं, नहीं. इस देश में हर व्यक्ति, चाहे वो हमारा अपने परिवार का हो, अपने रिश्तेदार हो, या अपने मित्र हो, या और दूसरे लोग हों, the pharmaceutical profession is serving or catering the needs of each and everyone in terms of maintaining the health, in terms of the people can keep always healthy without being, suffering from the different disease. अगर आप मेडिकल प्रोफेशन को और फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि टोटल मेडिकल प्रोफेशन इज मोर देन 50% is dependent on the services of the pharmaceutical people. You see, I have been in the Institute of Medical Sciences, BHU, as a faculty. एक डॉक्टर को जो क्या करता है वो, let us talk about the facts. वो मरीज को देखता है, उसके बाद वो प्रेस्क्रिप्शन लिखता है. तब अगर वो ये समझ गया कि हाँ मरीज किस बीमारी से सफर कर रहा है, that is known as a diagnosis of a disease. For diagnosis of a disease, a doctor is supposed to be a doctor जो पढ़ रहा है 5-5.5 साल का कोर्स, वह फार्माकोलॉजी को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता है. बाकी आपके जितने पीरियड्स में फार्माकोलॉजी सिर्फ वो 1.5 साल पढ़ता है. और प्रैक्टिस में क्या हो रहा है,
ये जो बाकी उसने 3.5 साल पढ़ा या 4 साल पढ़ा, उससे सिर्फ डायग्नोसिस कर रहा है। डायग्नोसिस भी नहीं कर पा रहा है बिकॉज ही हैज टू टेक द हेल्प ऑफ द मेनी डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेनी रेडियोलॉजिकल टेस्ट एंड सो मेनी अदर इन्वेस्टिगेशंस। उसके बिना तो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब वो अगर डायग्नोसिस कर भी लिया सही, तो फिर उसे दवा लिखना है। दवा लिखने के लिए, क्योंकि वो अगर डायग्नोसिस करके वो इलाज तो कर नहीं सकता है, उसके लिए उसको दवा चाहिए। दैट मेडिसिन इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन। उसका जो नॉलेज है अबाउट दैट मेडिसिन इन बाय स्टडीइंग द फार्माकोलॉजी इज नॉट अप टू द मार्क। A clinician doesn't know anything about the pharmacokinetics. वो जानता ही नहीं है कि फार्माकोकाइनेटिक्स नाम की क्या चीज होती है। मैं रहा हूं, पढ़ाया हूं, मैं जानता हूं। वो नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के स्पेशलाइज्ड फॉर्मुलेशंस आ गए हैं, उसको इससे मतलब नहीं है कि क्या है, इसका क्या फायदा है, इसको कैसे देना है, उसको प्रिस्क्राइब करना है, कुछ मेडिसिन करता है वो। एंड हु इज गाइडिंग, यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड। अब ये गाइडिंग में जो बैकग्राउंड में है उसको भी जरा ध्यान से देखें हम लोग। वो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ही हैं। सारी दवाई की पढ़ाई डॉक्टर को अगर वो फार्माकोलॉजी के 1.5 साल के पढ़ाई में पूरी अच्छी तरीके से नहीं प्राप्त कर सका, तो उसको कौन पढ़ाता है? जो फार्माकोकाइनेटिक्स नहीं पढ़ा वो, जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ा वो, ड्रग डिस्कवरी क्या हो रही है जिसके बारे में वो नहीं पढ़ा वो, उसको कौन पढ़ा रहा है? हमारे मार्केटिंग के लोग। मार्केटिंग के लोगों को ट्रेनिंग कौन दे रहा है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लोग। ये पढ़ाना है तुमको डॉक्टर को और ये लिखवाना है, ये हमारा बिजनेस जाएगा। हमारा एथिक्स किधर गया? अभी आप अखबारों में पढ़े होंगे, टीवी चैनल्स पे भी आया है। मैडम कमला पाठक जी भी बैठी हुई हैं यहाँ पे। सफाई का एक केस सुना होगा आपने। एक डॉक्टर मेडिकल डिवाइस पिछले कई वर्षों से कार्डियक पेशेंट्स को उन्होंने गलत, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के गलत प्रमोशन के लिए उसको लगाया, बहुत सारे लोग मर गए। उनको क्या फायदा मिला? उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज में उन्होंने सारे विदेश की यात्रा कराई, वो न जाने कितने बार विदेश गए, न जाने क्या क्या प्रॉपर्टी बनाई। कल्प्रिट कौन है? जिसने लगाया, जिसने लगवाया। हमें सोचना होगा, हम कुछ कह नहीं रहे हैं, हम खाली बता रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। हमारे ही प्रोफेशन के लोग हैं वहां जो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं सिर्फ इसको कमर्शियल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया है जहां पे एथिक्स हमारा खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया है। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, एक मैं प्रश्न आज को आपके सामने छोड़ रहा हूं जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। वो ये है, स्टोरेज कंडीशंस ऑफ द मेडिसिन। एक्सपायरी डेट हमारे स्टूडेंट्स जो आज हैं, देखिए हम क्षमा चाहता हूं आप सभी लोगों से, सभी अध्यापक से और जो भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं। मेरा इशारा किसी के तरफ किसी को डिफेम और डिमोट करने का या आपको नीचा दिखाने का नहीं है। मैंने ऑलरेडी एक वर्ड यूज किया है कि हम अपने आप को देखना चाहते हैं कि हम कहाँ हैं। उसी प्रोसेस में मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाता रहता हूँ, ऑल ओवर इंडिया, इन डिफरेंट कैपेसिटीज। आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द डिफरेंट स्टूडेंट्स, आइदर यूजी एंड पीजी। मैं जब पूछता हूँ स्टूडेंट से कि बेटा बताओ 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ग्लिसरॉल सॉल्यूशन बनाना है वाटर, 5% V बाई V ग्लिसरॉल सॉल्यूशन मुझे बनाना है, बताओ कैसे बनाना है, बनाओगे? वो कहता है 5 मिलीलीटर ग्लिसरॉल लेंगे, 100 मिलीलीटर वाटर में मिला देंगे। ठीक है, हमने कहा टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? बोला 105। हमके परसेंटेज कितना हुआ? 5% या उससे कम या उससे ज्यादा? वो नहीं बताता। वो तकलीफ तब मुझे होती है जब वो बोलता है कि सर मुझे, मैं कंसर्न टीचर से भी बात करता हूं। मैंने कहा देखिए बच्चा ऐसे बता रहा है, तो बोली सर हाँ ठीक तो बोल रहा है। आगे के लोग आते हैं और हायर के लोग, क्या हुआ? क्योंकि जब किसी कॉलेज में विजिट वगैरह पे जाइए तो काफी लोग आ जाएंगे, फिर क्या हुआ क्या हुआ, तो दे विल ऑल से इट्स करेक्ट।
तब फिर तकलीफ होती है कि हम क्या उसको आगे बोले। ये बहुत छोटी चीज है। मैं जो प्रश्न आपके सामने छोड़ रहा था, कूल कंडीशन, स्टोरेज इन ए कूल कंडीशन, हमारा इंडियन फार्माकोपिया कहता है कूल इज डिफाइंड एज ए टेम्परेचर बिटवीन 8 डिग्री टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अबाउट 8 to 20। आप यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, नेक्स्टा फार्माकोपिया उठा के, यूरोपियन फार्माकोपिया उठा के देख लीजिए, वो कहता है कूल कंडीशन इज डिफाइंड एज 8 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे एक स्टूडेंट, हम भी इस पे ध्यान नहीं दिए थे कभी, आज के 10 साल पहले हम लोग बीटेक और एमटेक के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स मेरे पास आया क्लास के बाद, मैंने पढ़ाया क्लास में कूल का डिफिनेशन, ये सब बोला। ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, आप कह रहे थे कि यहाँ से देश 200 से ज्यादा कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते हैं मेडिसिन, हम कहाँ करते हैं? तो बोला है पैरासीटामॉल, क्योंकि मैं पैरासीटामॉल से ही उनको समझाता हूं, मैं सिंपल है, एवरीबडी टेक्स पैरासीटामॉल। तो कहा कि पैरासीटामॉल भी वहां जाता है, हम बोले हाँ जाता है। तो बोला हमारे देश में उसको हम 25 डिग्री तक रख सकते हैं, वो डिग्रेड नहीं होता है, उसकी सेल्फ लाइफ अफेक्टेड नहीं होती है। और अमेरिका और यूरोप में जाकर के 15 के ऊपर जाएगा टेम्परेचर, तो वहां स्टोर नहीं कर सकते हैं एज पर फार्माकोपिया रिक्वायरमेंट। तो ये क्या है सर? Is that drug which is going there is different? Is that medicine which is going there, it is different? Though even what we are, I was not able to answer to his question. मैंने कहा नहीं सर बेटा, ड्रग तो वही जाती है, फॉर्मुलेशंस भी वही रहते हैं, स्पोर्ट क्वालिटी लिखा रहता है उस पर, डोज भी वही रहता है, सब कुछ वही रहता है, इंसान वो भी वही है जो हम हैं। तो बोला तो ये कैसे, ये तो समझ में नहीं आया कि वहां से आप 15 के ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसको अगर स्टोर करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो सेल्फ लाइफ उसकी जल्दी आ जाएगी, और यहाँ पे आप 25 तक करे रहो, सेल्फ लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। व्हाट इज दिस? देन आई केप्ट क्वाइट। उसके बाद जब हमने शांति बनाई तो उसने क्या बोला? वो बोला कि सर इसका मतलब कि इंडिया में even our people are treated in pig as far as pharmaceutical profession is concerned। वो बोला मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मैं बाद में तुमसे बात करूंगा। लेट मी टेल यू दिस क्वेश्चन आई प्लेस टू platforms including drug control department, many other respected dignitaries being in there on the different higher positions. Nobody could answer this question. फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया भी रिवाइज होती रही। हमारे मित्र डॉक्टर जीएन सिंह हमारे क्लास फेलो हैं, वो भी वहां रहे, उनसे भी मैंने बात करी और मैंने कहा कि ये एनोमली को कैसे हटाएगा यार, हटा दो इसको या इसका जवाब दे दो। लेकिन इसका जवाब नहीं मिला मुझे आज तक। आपके सामने मैं रख रहा हूं ये क्वेश्चन, आपको कहीं जवाब मिले तो आप जरूर मुझे बताइएगा कि क्यों कूल कंडीशन इंडिया में 25 डिग्री तक हम स्टोर कर सकते हैं उसी ड्रग प्रोडक्ट को, जिसको हम विदेशों में जा करके 15 से ऊपर नहीं रख सकते हैं एज पर फार्माकोपिया रिक्वायरमेंट। ये सारे कुछ हमें बोला गया है कि 5 मिनट में आप खत्म करें। तो ये कुछ आईना है मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत कुछ अचीव किए हैं, नो डाउट वी हैव अचीव्ड ए लॉट इन फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन। हमारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। दुनिया भर में मेरे फार्मेसी ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब एज फार एज द research is concerned, as far as the development of the pharmaceuticals are concerned, as far as the education is concerned, कर रहे हैं। हमारी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कहीं न कहीं कमी हो रही है। उसका एक ये भी कारण है कि वी हैव बिकम डिजिटलाइज्ड। For example, we have phones, so we don't remember the phone numbers of even our near and dear one. 3 days before in my department, we were just having a cup of tea. Our faculty members were asking how many of us actually know the phone numbers of their wives. I said, I know. Many of them are not knowing. क्योंकि जरूरत नहीं है, हम मोबाइल पे डिपेंडेंट है। आई एम डिपेंडेंट, मुझको कुछ पूछना है गूगल में पूछ लेंगे, सिरी से पूछ लेंगे, किसी से पूछ लेंगे, मिल भी जाता है।
हम रिलाई भी कर जाते हैं, बहुत सारे डेटा सही भी होते हैं। तो उससे क्या हुआ कि फिर हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, वो खत्म होता चला गया। Reason behind is that if I have a question in my mind, I will ask to the Google, I will find the answer. हमारा काम हुआ, हम आगे बढ़े। That's good. That's very good. Digitalization and everything is very fine. लेकिन जो कंसेप्चुअल हमारा अंडरस्टैंडिंग है, मैं पूछता हूं 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल देने के बाद हमारे बॉडी में कितना मिलीग्राम पैरासीटामोल गया? How much paracetamol is absorbed in our body? How to know this? मेरे स्टूडेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं बता पाते हैं। सिंपल फार्मूला है फार्माकोकाइनेटिक्स में, F into D, very simple, but people are not able to tell it. I don't know what is the problem in understanding. तो है, कहीं तो प्रॉब्लम है। सिग्निफिकेंस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स इन क्लिनिकल सेटिंग, इस देश की तस्वीर बदल सकती है। फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन में मैं बता रहा हूं, आप इसको एग्री करेंगे, अगर हम मेडिकल पेशेंट केयर में किसी तरह से हमारी एंट्री मिल जाए, आप इसे एग्री करेंगे। ये इतना बड़ा एक इंडस्ट्री है, इतना बड़ा एक वाइड स्कोप वाला क्षेत्र है, जहां पे अगर फार्मास्यूटिकल लोगों का जो फार्म डी डिग्रीज, अराउंड 48 to 50 कॉलेजेस जो है फार्म डी डिग्रीज देते हैं, क्या यूटिलाइजेशन है उनका? इफ दे आर यूटिलाइज्ड एंड दे आर अंडर यूटिलाइज्ड or utilized somewhere else, what is our effort being done in this direction? कि क्लिनिकल साइड में भी हमारा जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो कि सर ने भी बोला, खार सर ने बोला कि जो हमारा मिसिंग है वो क्लिनिकल क्षेत्र में हमारा एंट्री उतना ठीक से नहीं हो पा रहा है। वहां एंट्री के लिए हमें अपने नॉलेज, स्किल, अपने उस कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा। You will have to increase it to that level so that these clinicians, the doctor, could appreciate you well. Because of you, my patient has recovered like this. I can tell you one real story. When I was in Institute of Medical Sciences from 1984 to BHU, 1984 to 93, as a lecturer and reader, there is one Professor T.K. Lahiri. He is a renowned cardiothoracic surgeon, unmarried, totally devoted to the service of the patient, very good doctor. उनके जैसा आदमी नहीं मिलेगा, खुद बनाते हैं खाना और खाते हैं, पैदल चलते हैं, कभी किसी का सहारा नहीं लिया और पेशेंट को अपना पैसा जो भी सैलरी है वो दे देते हैं। उनको किसी ने बताया, 86 की बात बता रहा हूं, what was the problem with him? He has admitted so many patients. Responses in different patients he is getting different. किसी को रेस्पॉन्स उसी ड्रग से मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को उसी ड्रग से साइड इफेक्ट मिल रहा है, किसी को और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। Somebody told him, you go to the Department of Pharmacology, there is a Dr. B. Misra, he will help you. He could have called me. क्लिनिशियन का बड़ा ईगो भी होता है, वो मुझे बुला सकते थे। आप बिलीव करिए, वो मेरे कमरे में चल के आए। He came to my room. I was shocked to see Professor T.K. Lahiri in my room. मैं उनका स्वागत किया, बैठाया, मैं एक्सपेरिमेंट लगा रहा था, उसमें PhD भी मैं कर रहा था। I asked him, sir, how can I help you? तो बोले, अरे बैठो बैठो, तुमसे कुछ पूछना है। बंगाली टोन में बोलते थे, अभी भी बोलते हैं वैसे। बोले, देखो मेरे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बताया उन्होंने। मैंने पेशेंट को एडमिट कर दिया, उसको ये कर दिया, सीजर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एडमिट कर दिया, सेम टाइप का प्रॉब्लम है, 10 पेशेंट है, वही सब दवा दे रहा है यार, रिस्पांस डिफरेंट होता है, ऐसा क्यों है? हमको कोई बोला तुम इसका सोल्यूशन निकालोगे। बिलीव मी, आई टोल्ड हिम मेनी थिंग्स which he accepted, and he was so happy. Practically, though I could not do the patient monitoring at the bedside, because I was not able to at that time estimate the drug concentration in the blood or plasma or serum of the individual patients, but he was so satisfied that कहा चलो कुछ तो हमें समझ में आया कि क्यों हो रहा है ऐसा, and he was very happy. What I am telling is कि बी मिश्रा कोई, हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी आदमी हैं या बहुत हम नॉलेजफुल हैं, लेकिन एक इतना बड़ा डॉक्टर अगर मेरे पास चल के आता है किसी के कहने पे और हमसे पूछता है और कुछ हम उसको संतुष्ट कर देते हैं, तो क्यों नहीं फिर हम आगे जा सकते हैं उस क्षेत्र में? हमारी एंट्री क्यों नहीं मेडिकल फील्ड में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बट वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ
that yes, we are the people who can really contribute to the actual treatment of the patients, जिसके लिए मेरा प्रोफेशन बना हुआ है. जैसा कि मैंने कहा कि if we supply the quality medicines to the country for this best service of the society, for the better treatment of the diseases which the prescriber do not know much, उनको क्वालिटी मेडिसिन चाहिए तभी ट्रीटमेंट होगा, नहीं चाहिए नहीं होगा. आज बहुत सारे चैलेंजेस है, समय मेरे पास नहीं है. We have many challenges. I have the data for the diabetic patients in India in last 3 decades, cancer patients, hypertensive patients. Challenge है, there is no cure. आज भी मेरे पास क्योर नहीं है. हम जब केमिस्ट्री में ड्रग डिस्कवरी करते हैं, नेचुरल ड्रग्स में ड्रग डिस्कवरी करते हैं, रिसर्च की जहां तक बात है, हम वो डिस्कवर लेवल पे ले आकर के उसको वहीं छोड़ देते हैं. We don't even coordinate with the pharmaceutics people that can we go ahead with the specific formulation to increase its even bioavailability and efficacy of this particular drug which is discovered. लेकिन वही छोड़ देते हैं. वो रिसर्च कर दिए, पब्लिश कर दिए, उसके बाद अखबारों में आ जाता है, काम वही खत्म. So there is a lot of gaps are there. We have to be very collaborative approach. We have to think ourselves. We have to improve our own self in terms of knowledge, whatever we are having. We have to continuously update, upgrade. पीछे क्या छोटा छोटा चीज है उसको देखना होगा, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं. And what are the new things which are coming? They should be also be inculcated into the students whom we are teaching. We are going to be the brighter future of the tomorrow. So once we combine all this together in the field of education and research, I don't think whatever we are today, we can still go much beyond this. लेकिन यह तब हम सक्सेसफुल मानेंगे अपने आप को जब मेरे अपने लोगों का ट्रीटमेंट बिना किसी बायस्ड ओपिनियन से होगा. अगर अपने लोगों को ही चीजें सही नहीं मिलेगी, खाली हम बाहर के लोगों को चीजें मिलेंगी, तो ये मेरे हिसाब से कहीं न कहीं we are missing in our goal. We should not approach, especially I'm talking to those who are going into the pharmaceutical industry after their graduation and other things. So they should be more cautious about these things. I understand that in private sector, either you are in a college or in industry or wherever you are working, you have your own limitations. लेकिन कहीं न कहीं हमारा ये भी है, हार्ट भी है, एथिक्स भी है. हमें सिर्फ ये सोचना है कि जो ये मैं साइन कर रहा हूँ, जो ये दवा उधर से रिजेक्ट हो गई है, हम आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं मेरी परिवार में किसी को खाना हो गया तो क्या होगा. कैंसर के लोग इतने बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं. So many things are there. So the status of today is that कि हम लोग को बहुत कुछ अभी करना है, बहुत कुछ सोचना है. और मैं अगर इस लेक्चर को कंक्लूड करूं, so I can say that we have to continue our best services to the humanity by supplying the quality medicines with the complete input of ethical and moral values. If you are able to do it, we are successful to a great extent. If not, then things will go like this and people will suffer. So with these words, I am thankful once again to the organizer, all of you who have listened me so patiently. And अगर फिर से मैं कह रहा हूँ कि if I have said something which has hurt you in any way, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कोई ऐसा गोल नहीं है, ऐसी ऑब्जेक्टिव नहीं था कि किसी को हम हर्ट करें. और wish you all very best and let us hope for the best to come for the pharmacy profession and for the whole medical fraternity for the service of our own people. With these words, thank you. जय भारत और जय फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन. मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आदरणीय प्रोफेसर एमएल श्रॉफ मेमोरियल रतन फार्मा रतन अवार्ड के लिए आदरणीय प्रोफेसर ब्रह्मेश्वर मिश्रा सर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के लिए अपना स्थान ग्रहण करें. बहुत बहुत धन्यवाद सर.